कहते हैं ज्ञान वही है जिस पर भरोसा किया जा सके और जो परखे जाने पर भी अडिग खड़ा रहे। ऐसी ही दो विदुषियों की दास्तान जिनके तर्क वितर्क की गूंज जंगल से उठकर महल तक पहुंच गई। बहुत समय पहले की बात है। दो प्रकांड विदुषी आपस में बातें करती वन के रास्ते से गुजर रही थीं। एक विदुषी मृत पशुओं की हड्डियों का कोई भी टुकड़ा देखकर यह बता सकती थी कि वह किस पशु की हड्डी है तथा उस पशु को मरे कितना समय हो गया है। वह दोनों अपने ज्ञान के शोध हेतु वन में आई थीं। उसने बड़े गर्व से अपनी साथी दूसरी विदुषी को एक मृत पशु की हड्डी दिखाकर बताया, यह मृग की हड्डी है। जिस मृग की यह हड्डी है उसे शरीर छोड़े हुए 4 वर्ष हो चुके हैं। दूसरी विदुषी ने कहा, पता नहीं तुम सच कह रही हो या झूठ। उस मृत हिरण को बुलाकर पूछा तो नहीं जा सकता कि यह तुम्हारी हड्डी है और तुम्हें मरे हुए 4 साल हो चुके हैं या नहीं। पहली विदुषी ने बुरा मुंह बनाकर कहा, ऐसा कहकर तुम मेरे ज्ञान को ललकार रही हो। मेरा ज्ञान तुम्हारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। दूसरी विदुषी ने धीमे स्वर में कहा, हो सकता है तुम्हारा कथन सत्य हो, पर ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो सरलता से प्रत्येक की समझ में आ जाए और जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया जा सके। साथी विदुषी की बात सुन पहली विदुषी बोली, ओह, तुम्हें अपने ज्ञान पर यदि इतना ही विश्वास है तो जरा अपने ज्ञान को कसौटी पर घिसकर तो दिखाओ। दोनों विदुषियों की इस बहस को कोई तीसरा भी दम साधे कान लगाए सुन रहा था। दूसरी विदुषी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, इसमें क्या कठिनाई है। मैं ठहरी ज्योतिष विद्या की झाता किसी भी व्यक्ति के हाथ और पांव की रेखाएं देखकर उसके भूत, वर्तमान और भविष्य का हाल बता सकती हूँ। पहली विदुषी बोली, तुम तो जैसी आसमान के तारे तोड़ लाने वाली बात कर रही हो। मेरे वर्तमान और भूत को तुम जानती हो और भविष्य अंधेरे में छिपा हुआ है, अतः उस पर विश्वास मैं कर नहीं सकती। मेरे भूत और वर्तमान को जानने के कारण तुम्हारा ज्ञान मेरे ऊपर प्रभावी होने वाला नहीं, ज्योतिषिणी ने कहा, और न ही मैं उसे प्रभावी करने का इरादा ही रखती हूँ। उसी समय उसका ध्यान जमीन पर पड़े किसी मनुष्य के पद चिन्ह पर गया। जब ज्योतिषिणी ने उन पद चिन्हों को ध्यान से देखा तो उन पद चिन्हों में उसे कमल की आकृति नजर आई। उसे अपने ज्ञान का सागर दिखाने का अच्छा अवसर दिखाई दिया और बोली, इन पद चिन्हों को देख रही हो? हाँ हाँ, किसी मनुष्य के हैं, किसी साधारण मनुष्य के नहीं हैं। मेरे ज्योतिष ज्ञान के अनुसार यह पद चिन्ह किसी राजा के होने चाहिए। हो न हो कोई राजा अभी नंगे पांव चलकर गया है, ये पद चिन्ह उसी के हैं। उसने अपनी साथी को साथ लिया और उन पद चिन्हों का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ने लगी। काफी दूर आगे जाने पर उसे एक लकड़हारा मिला जो एक पेड़ के नीचे बैठा विश्राम कर रहा था। उसके समीप ही उसके द्वारा काटी गई लकड़ियां बिखरी पड़ी थीं। ज्योतिष विदुषी ने लकड़हारे के समीप पहुंचकर पूछा, क्यों भाई, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? क्या तुमने इधर से किसी मनुष्य को जाते हुए देखा है? लकड़हारे ने उत्तर दिया, मैं तो यहाँ दिन निकलने से पहले ही पहुंच गया था। आदमी तो क्या, मैंने तो किसी पशु को भी यहाँ से गुजरते हुए नहीं देखा। लकड़हारे की बात सुनकर ज्योतिष विदुषी सोच में पड़ गई। फिर कुछ विचार करके उसने लकड़हारे से कहा, अच्छा भाई, जरा अपने पांव तो दिखाओ। लकड़हारे ने आश्चर्य से पूछा, क्यों, किस उद्देश्य से? मैं ज्योतिष विद्या की झाता हूँ। तुम्हारी ज्योतिष विद्या से मुझे क्या लेना देना? मैं अपने अतीत को स्मरण रखना नहीं चाहता, वर्तमान से संतुष्ट हूँ और भविष्य की मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं। कृपया अपने ज्योतिष ज्ञान से किसी और को प्रभावित करो। अरे भाई, मेरी बात समझने की चेष्टा करो। उधर उसने कुछ दूरी पर स्पष्ट नजर आ रहे पद चिन्हों की ओर संकेत करके कहा, मैं उनके विषय में निश्चित होना चाहती हूँ कि वे तुम्हारे पैरों के ही पद चिन्ह हैं या किसी और के। ज्योतिष विदुषी के आग्रह पर लकड़हारे ने अपने पांव दिखाए। उसके पांवों के नीचे कमल की आकृति बनी हुई थी। यह देखकर ज्योतिषी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोचने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? ज्योतिष ज्ञान के हिसाब से तो ऐसे पांव केवल एक राजा के ही होने चाहिए। ज्योतिष विदुषी की मित्र ने भी लकड़हारे के पैर में बनी कमल आकृति को देखा और संतुष्ट हुई कि पद चिन्ह के आधार पर उसकी ज्योतिषी मित्र ने वैसा पांव ढूंढ लिया। मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम इस बात को साबित करके दिखाओ कि यह कमल आकृति वाला पांव किसी राजा का ही है। पर जरा लकड़हारे पर भी नजर कर लेना, जिसके पैरों में कमल की आकृति होने पर भी बेचारा लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है। ज्योतिष विदुषी बुरी तरह चकरा गई थी। वह अपना सिर खुजलाती लकड़हारे से पूछ बैठी, तुम रहते कहाँ हो? मैं उज्जैन नगरी में रहता हूँ। तुम यह लकड़ी काटने का काम कितने समय से कर रहे हो? जब से होश संभाला है तब से यही काम करता आ रहा हूँ। अब ज्योतिष विदुषी और भी परेशान हो उठी। उसने उसे टटोलने वाले भाव से देखा और प्रश्न किया, यह तो बड़े परिश्रम का काम है, यह काम करने में तुम्हें तो बहुत कष्ट होता होगा। वह यह भी सोच रही थी कि यह लकड़हारा कहीं अपना वास्तविक परिचय छुपा तो नहीं रहा है, कहीं यह किसी राज्य का राजा तो नहीं है।
और भेष बदल कर यहाँ बैठा है। लेकिन लकड़हारे ने निर्भीक स्वर में उत्तर दिया, अजी कष्ट कैसा, यह तो अपना पुश्तैनी काम है। मेरे पिता और दादा भी इसी काम को करते थे। बचपन से ही इस काम में लग गया था, इसलिए मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता। लकड़हारे का ऐसा उत्तर सुनकर ज्योतिष विदुषी का चेहरा उतर गया। रही सही आशा की किरण भी डूब गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे संभव है। क्या उसका सारा ज्योतिष विद्या का ज्ञान व्यर्थ गया? वह मुंह लटकाए वहां से लौट पड़ी। उसकी साथी ने कहा, अब कहो क्या चाहती हो? पहले ही परीक्षण में तुम बुरी तरह खोटी निकली। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ज्योतिष विदुषी संशय में भरी रहकर बोली, मगर इस बात को कैसे मान लूं? यह लक्षण तो इतना प्रबल है कि साधारण से साधारण ज्योतिष ज्ञान की पुस्तक में मिल जाएगा। खैर, तुम्हारे इस कथन का समर्थन तो मैं भी करती हूँ, क्योंकि इस विषय में मैंने भी बुजुर्गों से सुन रखा है। मगर तुम तो इस विषय की प्रकांड विदुषी हो, विचार करो यह हुआ कैसे? ज्योतिष विदुषी विचार करती हुई बोली, इस लक्षण को देखने का मेरा भी पहला अवसर है, लेकिन पुस्तकों के ज्ञान के आधार पर मैं ऐसा कह बैठी। लेकिन अब सोचती हूँ कहीं मेरा पढ़ा हुआ ज्ञान झूठा तो नहीं। प्रमाण के लिए मैं एक पांव और देखना चाहती हूँ। यदि उस पांव में विपरीत लक्षण मिले तो मैं समझूंगी पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान झूठा है, ज्योतिष विद्या झूठी है। मैं जितनी भी इस विद्या से संबंधित पुस्तकें हैं सबको जलाकर नष्ट कर दूंगी। मुझे कुछ थोड़ा समय दो मित्र। किस बात के लिए? मेरे साथ उज्जैन नगरी चलो। मैं राजा विक्रमादित्य के पैरों को देखना चाहती हूँ। देखूं उनके पांवों में यह लक्षण है या नहीं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मित्र विदुषी ने कहा। उसी समय दोनों सहेलियां उज्जैन नगरी को जाने वाली दिशा में चल पड़ी। राजमहल पहुंचकर दोनों विदुषियों ने सैनिकों से राजा के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। राजा की ओर से तुरंत आज्ञा प्रदान कर दी गई। राजा विक्रमादित्य उन्हें एकांत में ही मिले। ज्योतिष विदुषी ने राजा के समक्ष पहुंचकर निवेदन भरे स्वर में कहा, राजन, मैं आपके पैरों के तलुए देखकर उनमें मौजूद लक्षण से संतुष्ट होना चाहती हूँ। राजा के होठों पर मंद मंद मुस्कान उभरी। उन्होंने निरीक्षण के लिए अपना पैर आगे बढ़ा दिया। उसे यह देखकर जबरदस्त धक्का लगा कि राजा के पैरों में वैसा कोई लक्षण नहीं था। उनके पैर साधारण आदमियों की तरह थे। उनमें कमल या कमल जैसी कोई आकृति नहीं थी। ज्योतिष विदुषी बहुत उदास हो गई। उसे उदास देखकर राजा विक्रमादित्य ने पूछा, ब्राह्मण देवियों, क्या बात है? आपने स्वयं आग्रह करके मेरे पांवों का निरीक्षण किया और अब उन्हें देखने के बाद आप दुखी हो रही हैं। तब ज्योतिष विदुषी ने राजा को सारी बात जो की त्यों बताई। क्षमा करें राजन, पर जिस व्यक्ति के पांवों में राजा बनने के लक्षण हैं, उसे मैंने जंगल में लकड़ी काटते देखा है, और जिसके पांवों में ऐसे लक्षण नहीं हैं, वह इतने बड़े साम्राज्य का राज सुख भोग रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है? क्या पुस्तकें गलत ज्ञान देती हैं? राजा हल्की मुस्कान के साथ बोले, नहीं देवियों, पुस्तकों का ज्ञान सदा सही होता है, पर उस पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ विश्वास न करने वाले का ज्ञान अधूरा होता है। इतना कहकर उन्होंने एक चाकू से अपने पैर की खाल खुरच दी, जिसे नकली खाल से ढका गया था। अब कमल के चिन्ह स्पष्ट दिखने लगे थे। ज्योतिष विदुषी कमल चिन्ह देखकर आश्चर्यचकित रह गई और राजा को देखती रह गई। दरअसल राजा ने जंगल में उनकी बातें सुनकर लकड़हारे का वेश धारण कर लिया था। राजा ने कहा, जंगल में जिस लकड़हारे के पैर तुमने देखे थे वह मैं ही था, पर जब तुम अपनी ही विद्या के संशय में पड़ गईं, तो मैंने सोचा तुम्हारा भ्रम मिटाया जाए। मैंने तुम दोनों सहेलियों की बातें सुन ली थी कि तुम मेरे पास आ रही हो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था और तलुओं पर खाल की परत चढ़ाकर बैठ गया था। राजा विक्रमादित्य ने विदुषियों को समझाया, सही ज्ञान वही है जिसे प्रमाण की आवश्यकता न हो। पुस्तकें मार्ग दिखाती हैं, किंतु विश्वास और अनुभव से ही ज्ञान पूर्ण होता है। राजा के मुख से ऐसे शब्द सुनकर दोनों विदुषियों को अपनी भूल का एहसास हुआ। राजा विक्रमादित्य ने स्नेह और सम्मान सहित उन्हें पुरस्कार प्रदान कर विदा किया। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।